आतंकी के पास से AK-47 और ग्रेनेड मिले। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में एक आतंकवादी AK-47 और ग्रेनेड के साथ पकड़ा गया है। ये कितनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है, इसकी प्लानिंग क्या रही होगी, यह समझा जा सकता है जिसके पास से AK-47 और ग्रेनेड मिले। पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला यह बताया जा रहा है। इसका नाम अशरफ है, जो अपना नाम बदलकर यहां रह रहा था। गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद अशरफ, दिल्ली में पकड़ा गया यह पाकिस्तानी आतंकी पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। अली अहमद नूरी के नाम से यह दिल्ली में रह रहा था। बड़ी आतंकी साजिश को इसके जरिए नाकाम कर दिया गया। AK-47 और ग्रेनेड इसके पास से मिले हैं। इससे पूछताछ हो रही है, समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर इसकी प्लानिंग क्या थी और इसकी प्लानिंग में क्या ये अकेला था या कुछ और लोग भी शामिल हैं या इसके कुछ साथी भी हैं। इसे मदद कहां से मिल रही थी, हथियार कहां से मिल रहे थे, प्लानिंग किसने की थी और कब इस प्लान को अंजाम दिया जाना था। देश की राजधानी दिल्ली हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है और यहां आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश होती रही, लेकिन हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस इस सावधानी की वजह से, सतर्क रहने की वजह से इस तरह की साजिशों को नाकाम किया जाता है। और ऐसा ही एक बार फिर से देखने को मिला है। अब से कुछ दिन पहले भी इस बात की आशंका जताई गई थी। नीरज और जितेंद्र मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नीरज, क्या जानकारी इस आतंकी को लेकर जिसे गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल विशाल, मैं बताऊं कि दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पिछले कई दिनों से दिल्ली पुलिस को ये ऐसी जानकारी मिल रही थी कि जो कि पाकिस्तानी आतंकी है, जो कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में छुपा हुआ है। उसके बाद में पुलिस ने एक टीम बनाई और टीम बनाने के बाद में इस आतंकी को गिरफ्तार किया है, जो कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसके पास से AK-47 हथियार बरामद हुए हैं। इसके अलावा और अन्य हथियार जो है इसके पास से बरामद हुए हैं। अब दिल्ली पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है, जो कि स्पेशल सेल की टीम है के जो सीनियर ऑफिसर है वो लगातार इससे पूछताछ कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार में इसके और जो साथी हैं वो आखिरकार कहां पर छुपे हैं, क्योंकि ये अकेला नहीं है, इसके साथ में कई और लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जब जो कि स्पेशल सेल ने जो कि आतंकियों को गिरफ्तार किया था, उनसे जब पूछताछ की थी तो ये खुलासे हुए थे कि आने वाले जो त्योहार है वो आतंकियों के निशाने पर हो सकते हैं। जिसके बाद में उनसे पूछताछ के बाद में ये जो कि गिरफ्तारी है हुई है और इसके पास से फेक जो कि पासपोर्ट है, जो कि ID है, वो इसके पास से बरामद हुआ है और अभी भी इससे जो कि पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार में इसके और जो साथी हैं वो कहां पर है। और मैं आपको बताऊं कि जो कि लक्ष्मी नगर का इलाका है, बेहद संकरा इलाका है। तमाम वहां पर जो कि गलियां आप देखेंगे बेहद संकरी गलियां हैं, बेहद व्यस्त पूरा इलाका है। वहां पर ये वहां पर रह रहा था, जो कि शास्त्री नगर का इलाका है लक्ष्मी नगर में, वहां पर ये रह रहा था। जिसके बाद में दिल्ली पुलिस की टीम ने वहां पर रेड की और रेड करने के बाद में इसको गिरफ्तार किया है। जी जितेंद्र, यह आतंकी वारदात को अंजाम दे पाया या नहीं दे पाया ये तो बहुत अलग बात है। देश की राजधानी में कोई AK-47 और ग्रेनेड लेकर दाखिल हो जाए, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा विशाल, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि पिछले काफी सालों में, मतलब अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो किसी आतंकी के पास से AK-47 बरामद हुई है। इससे पहले जरूर यहाँ पर AK-47 लेकर के पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हो रहे थे, लेकिन पिछले काफी समय से पाकिस्तानी आतंकी को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया। जरूर था कि ट्रेनिंग लेकर के वो जरूर आए थे। ये जो आतंकी गिरफ्तार किया गया है, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान के पंजाब इलाके का रहने वाला है, उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिला है और इसके अलावा दूसरे एक्सप्लोसिव भी मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है इसमें विशाल की जो त्योहारों का सीजन है, यानी कि अब से कुछ दिनों बाद ही दशहरा है, दशहरे के बाद दिवाली है, छठ पूजा है, तो जो हमारे जो धार्मिक त्योहार है जिसका भारत के लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं, और उस दौरान ये आतंकी हमला करने की साजिश थी। अभी पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये भारत में कब से रह रहा था, क्योंकि इसके पास से फोर्स डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसके आधार पर ये नाम बदल कर रह रहा था। शास्त्री नगर इलाके में रह रहा था, जो कि डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। वहां पर इतनी आसानी से आप घुल मिल जाते हैं, अगर कोई बाहर से आया होता है तो आप पहचान भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन के आधार पर स्पेशल सेल ने इसको आतंकी को गिरफ्तार किया है
ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये स्लीपर सेल मॉड्यूल से जुड़ा हुआ आतंकी तो नहीं था, क्योंकि होता क्या है विशाल की स्लीपर सेल मॉड्यूल जो होता है हर आतंकी का, वो बड़ा एक्टिव रहता है और जब भी वक्त आता है। जितेंद्र, थोड़ा आप इसे बेहतर समझा पाएंगे? कोई पाकिस्तानी आतंकी हो, भारत में दाखिल हो, उससे स्थानीय स्तर पर कहीं ना कहीं मदद तो मिल रही होगी इस तरह के हथियार जमा करने के लिए, दिल्ली में फर्जी आई कार्ड बनाकर रहने का ठिकाना ढूंढने के लिए। यह स्थानीय स्तर पर की मदद के बिना तो संभव नहीं है। निश्चित तौर पर विशाल, क्योंकि तभी ये फॉल्स डॉक्यूमेंट बना करके रह रहा था, उसके बाद इसने मकान किराए पर लिया और उसके बाद ये रह रहा था। फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने में कौन मदद करता है? जो गवर्नमेंट के जो आईडी कार्ड्स होते हैं, चाहे वो पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो या आपका आधार कार्ड हो, जो भी इस तरह के कियोस्क जिनके पास लाइसेंस होता है, प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, उन्हीं में से कहीं ना कहीं मिली भगत होती है जो इस तरह के लोगों की मदद करते हैं। इससे पहले बहुत बार हमने देखा है कि जब सबसे पहले फर्जी जो लोकल आईडी कार्ड होता है, जैसे वोटर आईडी कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, वो बनवा लिया जाता है, उसके आधार पर दूसरे दस्तावेज बनवाए जाते हैं। और सबसे पहले आतंकी का काम ये होता है कि एक पहले ठिकाना डेंस पॉपुलेटेड इलाके के अंदर अपना ठिकाना तैयार करे, ताकि वहां पर वो जो भी उसको आतंक से जुड़ा हुआ कोई सामान है, चाहे वो बंदूक है, राइफल है, ग्रेनेड है या दूसरे एक्सप्लोसिव आइटम है, उसको वो वहां पर ला करके छिपा सके। और दूसरा काम इसमें ये होता है विशाल कि अगर जब भी बड़ी वारदात करने का इनको गो अहेड मिलता है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जब भी इनको इस बात का आदेश मिलता है कि इनको हमला करना है, तो उसी समय ये एक्टिवेट हो जाते हैं। उस समय इनके जो बाहर से लोग आते हैं वो भी तुरंत आ जाते हैं और उनको ये इस तरह के आतंकी जो छिप कर बैठे होते हैं वो हथियार देते हैं, ताकि एक साथ बड़ा आतंकी हमला किया जा सके। तो ये अभी तक की जो प्लानिंग होती है और इसी तरह की जो प्लानिंग का ये इस्तेमाल करते रहे हैं। ये इसमें सबसे हैरानी की बात ये है, हैरानी की बात तो कहना सही नहीं होगा, क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जब फोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर ये लोग रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि दिल्ली के अंदर एक पाकिस्तानी आतंकी जो पिछले काफी समय से छिप कर रह रहा था, वो कैसे दाखिल हुआ, कब दाखिल हुआ, किसने उसकी। ठीक, ये सवाल बहुत सारे, इसलिए मैं चाहता हूं कि नीरज से एक बार फिर समझूं। नीरज, पकड़ तो लिया गया है, अब नेटवर्क का पता लगाना होगा, क्योंकि ये अकेला नहीं होगा, इससे मदद भी मिल रही होगी, इसके साथी भी हो सकते हैं, हो सकता है कि जो प्लानिंग अंजाम देनी है उसके लिए कोई समय, कोई तारीख भी तय कर रखी हो। बिल्कुल विशाल, मैं बताऊं कि लगातार इससे जो कि पूछताछ है वो की जा रही है और ये भी जानकारी मिली है कि जो कि जितेंद्र शर्मा जी ने बताया कि इनके स्लीपर सेल हैं जो कि तमाम इलाकों में है, वहां पर भी पुलिस लगातार रेड कर रही है, जो कि दिल्ली के कई इलाकों में रेड चल रही है स्पेशल सेल की। और ये भी जानकारी मिली है कि इनके पास से जो कि बताया जा रहा है कि एक ग्रेनेड के साथ में जो कि पिस्टल मिली है। ठीक है, क्या जानकारी अब तक सामने आई है देखिए, बताते हैं आपको। दिल्ली में जो आतंकी गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है अशरफ अली, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है, ये जानकारी अब तक सामने आ रही है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से ग्रेनेड मिला है, AK-47 मिली, नकली आई कार्ड बनाकर यह रह रहा था। अली अहमद नूरी इसका असली नाम, मोहम्मद अशरफ इसका असली नाम है, जो अली अहमद नूरी के नाम से रह रहा था। दिल्ली के शास्त्री नगर में यह रह रहा था, तो नाम बदला, फर्जी आई कार्ड बनाया, दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहने आया। इसके पास AK-47 है, ग्रेनेड है। किस तरह की इसकी प्लानिंग रही होगी, कितनी खतरनाक प्लानिंग रही होगी, ये आप समझ सकते हैं। ये छिपा कैसे दिल्ली में, देश की राजधानी में आकर AK-47 और ग्रेनेड के साथ छुप जाना कोई आम बात नहीं, साधारण बात नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है, जैसा कि जितेंद्र ने भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र और नीरज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रथ से यूपी का विजय पथ। हम लड़ना भी जानते हैं, गद्दी पे भी बैठाना जानते हैं, और जब मौका मिलेगा तो गद्दी से हटाना भी ये जनता जानती है। विगत 7-7.25 वर्ष के दौरान इस देश ने मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है। आदरणीय नेताजी का भैया पे काफ़ी आशीर्वाद है और आदरणीय नेताजी का वरद हस्त मेरे ऊपर है हमेशा। जब आपको बिजली नहीं मिल रही है फिर भी आपको बिजली के बिल मिल रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री जी ने देखा है
प्रदेश का हर परिवार त्रस्त है, दुखी है। खासकर सपा सरकार में जो गुंडे, बदमाश और माफियाई खुलेआम जनता का शोषण व उत्पीड़न आदि करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत लगानी शुरू कर दी है, तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोई विजय की आस लेकर निकल रहा है तो कोई 2022 में परिवर्तन चाहता है। अखिलेश यादव की अगुवाई में विजय रथ यात्रा का आगाज कानपुर से होगा। रथ यात्रा यूपी के सभी 75 जिलों से गुजरेगी और इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की कई जनसभाएं होंगी जिसमें योगी सरकार की विफलताओं का खुलासा होगा। वहीं रथ यात्रा से पहले अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया। बीजेपी भी 2022 की तैयारी में लगी हुई। यूपी की सियासी महाभारत, विजय की तलाश में अखिलेश, परिवर्तन की आस में शिवपाल, यात्रा से हासिल होगा 2022 का लक्ष्य। इन दो तस्वीरों को देखिए। ये बसें आज से अलग अलग यात्राओं पर निकल रही हैं। इन दोनों ही बसों पर सवार होने वाले भले ही एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन इनके रास्ते अलग अलग हैं। हालांकि दोनों बसों में आपको मुलायम सिंह यादव की तस्वीरें जरूर दिखाई देंगी। 2017 के चुनाव में बीजेपी से करारी हार झेल चुकी समाजवादी पार्टी विजय की आस लेकर यूपी के अलग अलग जिलों की यात्रा करेगी। आज से अखिलेश यादव औपचारिक तौर पर यूपी चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रही है। जिस हाईटेक बस के जरिए अखिलेश यादव ने 2011 में रथ यात्रा निकाली थी और 2012 में चुनाव जीता था, अब एक बार फिर से अखिलेश उसी बस से समाजवादी विजय यात्रा निकालने जा रही है। समाजवादी विजय यात्रा कानपुर से शुरू हो रही है। ये यात्रा यूपी के सभी 75 जिलों को कवर करेगी। अखिलेश की रथ यात्रा के सारथी होंगे सिख गुरमीत सिंह। 1987 में भी इसी तरह मुलायम सिंह यादव ने भी कानपुर से ही क्रांति रथ चलाया था और 1979 में पहली बार यूपी के सीएम बने थे। विजय रथ यात्रा के द्वारा चुनाव अभियान की इस चुनाव 2022 के चुनाव अभियान का श्री गणेश करेंगे। जिस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं और जनता का रिस्पॉन्स है, मुझे लगता है यहाँ से लेकर बुंदेलखंड तक एक तरफा हम जीतेंगे, हमारे विरोधियों का सफाया हो जाएगा। विजय यात्रा से पहले अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेना नहीं भूले। आज ही मुलायम परिवार के एक और सदस्य भी रथ यात्रा निकाल रही हैं, मगर उनकी रथ यात्रा का उद्देश्य विजय नहीं बल्कि समाज में परिवर्तन लाना है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव मथुरा से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकाल रहे हैं। शिवपाल के रथ यात्रा की जिम्मेदारी उनके बेटे आदित्य यादव संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 7 चरणों में यात्रा निकलेगी और 27 नवंबर आखिरी दिन होगा जो चरण खत्म किया जाएगा, जो अमेठी में खत्म होगी ये यात्रा। 7 चरणों में रखी गई है ये यात्रा, जिसके अंदर हम सभी पूरे उत्तर प्रदेश तक पहुंच रहे हैं, सभी विभिन्न विधानसभाओं के अंदर पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो इस रथ यात्रा के जरिए परिवर्तन की आस लगाकर बैठी है, हर जिले से ये परिवर्तन यात्रा होकर निकलेगी। दूसरी तरफ सत्ता में बीजेपी है जो एक बार फिर सत्ता में आने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम तैयार कर रही है, अगले 100 दिनों को लेकर कार्यक्रम तैयार कर रही है। और साथ ही एक तरफ ओवैसी है जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का अपना नेता होना चाहिए। तो हर पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही है, हर पार्टी के सामने अपनी अपनी चुनौतियां हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर ये पार्टियां उत्तर प्रदेश की जनता के बीच जाना चाहती हैं। ऐसे में क्या होगा इस विधानसभा चुनाव का मुद्दा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। यूपी बीजेपी से डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से कपीश श्रीवास्तव हैं, सतीश प्रकाश बीएसपी से हैं और राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले क्योंकि रथ यात्रा आज से शुरू होने जा रही है, ऐसे में कपीश श्रीवास्तव किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट मुद्दा है जो रोटी से जुड़ा हुआ है, रोजी से जुड़ा हुआ है और आवास से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। तो ये जो प्रमुख मुद्दे हैं जो किसी भी समाज के लिए, किसी भी मानव के लिए
अति गरिमापूर्ण होते हैं, इनको ही हम आधार बना करके निकल रहे हैं। साथ ही साथ हम 2017 द्वारा से लेकर 17 के बीच में जो हमारी सरकार ने विकास परक काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नया आयाम खड़ा किया उत्तर प्रदेश के अंदर, हम उसको भी लेकर के जा रहे हैं। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 4.5 वर्ष में एक भी वायदे पूरे नहीं किए, उनके उस संकल्प पत्र को भी लेकर के जा रहे हैं, उनकी उस विनाश लीला को लेकर के जा रहे हैं। और जो हमने स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था उसको कोविड काल में इन्होंने बहुत देरी से स्टार्ट किया, जिसके वजह से आपने देखा कि मुर्दों की लाइन लगी, तो हम उसे भी लेकर के जा रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने मैनेजमेंट किया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत अंत्येष्टि का अधिकार भी हमारे हिंदुओं को नहीं मिल पाया और उनकी लाशों को गंगा में बहाना पड़ा और कुत्ते नोच के खाए, ये भी प्रदेश ने देखा है। तो माकूल जवाब देगी उत्तर प्रदेश की जनता। हम उन्हीं मुद्दों को लेके जा रहे हैं जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो किसी राष्ट्र और किसी प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने वाले मुद्दे हैं। हम ठीक आपने बताया। मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। चुनौतियां बहुत ज्यादा होने वाली हैं योगी सरकार के सामने इस बार। विशाल जी देखिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये तो एक चुनाव है और चुनाव में हर पार्टी को अपना पक्ष रखने की पूरी आज़ादी है, पर मुझे खुशी है कि कम से कम राम राज स्थापित हो गया, क्योंकि अब एक पुत्र अपने पिता के पैर छूते हुए टीवी पे दिखाता है और दिखाने के बाद अपनी रथ यात्रा की शुरुआत करता है। एक जो सोच में परिवर्तन आया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को रिस्पॉन्सिबल मैं मानता हूं। और एक चीज़ और बताता हूं, अभी आपने आतंकवादी घटना के बारे में बताया, जो आतंकवादी पकड़ा गया है दिल्ली से, आप याद कीजिए ये वही पार्टी है जिसने मोहनलाल शर्मा, जिनका कि बटला हाउस कांड में इनकाउंटर में मारे गए थे, उसके बारे में ये कहा गया था कि ये फेक जानकारी है, आतंकवादी नहीं, उन्होंने खुद आत्महत्या की है। तो ऐसी समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है आज हिंदुओं के बारे में बात कर रही है। लेकिन जब राम जन्मभूमि पे राम भक्तों पे गोली चलाई थी और हज हाउस बनाया जा रहा था, तब इनकी हिंदुओं के प्रति आस्था खत्म हो गई थी। ये वही समाजवादी पार्टी है जहां पे गायत्री प्रजापति जैसा बीपीएल कार्ड होल्डर, 2002 में बीपीएल कार्ड था और 2017 में जब वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करके उनको अरेस्ट किया गया तो वो 2000 करोड़ संपत्ति के मालिक थे। ये वही समाजवादी पार्टी है जहां पे सुल्तानपुर में थाने के अंदर घुस करके थानेदार की टांग तोड़ करके अपने गुंडे दोस्त को छुड़ाने वाले मनुष्य। तो ये अगर हम मैं ये भी चाहूंगा कि एक दूसरे की आलोचना करने की बजाय उत्तर प्रदेश की जनता ये भी देखना चाहेगी कि इन तमाम पार्टियों के पास उत्तर प्रदेश के लिए विजन क्या है, क्या विजन है उत्तर प्रदेश के लिए, ये भी जनता जरूर देखना चाहेगी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कहीं रथ यात्रा शुरू हो रही है तो कोई पार्टी 100 दिन का कार्यक्रम बनाकर जनता के बीच जाना चाहती है, और इस बीच बीएसपी और कांग्रेस खुद को कहां खड़ा पाते हैं। सबसे पहले सतीश प्रकाश को देखेंगे। बहुजन समाज पार्टी के मान्यवर काशीराम जी का परिणाम दिवस के ऊपर लखनऊ के अंदर 9-10 लाख लोग जुटे और बहन जी ने बाकायदा सब लोगों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके जिस तरीके से भेजा है। बहुजन समाज पार्टी, मेरी आवाज जी अपनी बात रखिए। मेरा कहना यह है, देखिए यहां सत्ता बनाना और सत्ता मिटाना मुश्किल नहीं है। आज देश के हालात बहुत खराब हैं, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर 5 सैनिक शहीद होते हैं, दिल्ली के अंदर एक खूंखार आतंकवादी गिरफ्तार किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो किसान हैं उनके परिजन उनकी अंतिम अरदास कर रहे हैं। नोएडा में एक महिला के साथ बलात्कार है, रोज घटनाएं घटती है। मेरा मानना यह है कालरा जी कि आज बीजेपी को सोचना चाहिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने का प्रश्न हो गया है, यहाँ सरकार बनाने की बात नहीं है। और अगर सपा के अंदर चाचा और भतीजा अलग अलग यात्राएं करते हैं तो ये उनका इंटरनल मामला है। कोई गोरखपुर से कर सकता है, कोई कानपुर से कर सकता है, कोई मथुरा से कर सकता है। हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है, बहुजन समाज पार्टी का मानना ये है कि उत्तर प्रदेश को इस कुशासन से बचाए कैसे। महामारी जब हमारे द्वार पे खड़ी है, ऐसी स्थिति में सरकार को उसका नैतिक काम याद दिलाए कि भाई आप अभी भी समय है। तमाम हॉस्पिटल्स जो है उसमें बीमारियां दिखाई दे रही हैं। आप मुझे ये बताइए ना, अगर योगी जी को ये सब तमाम चीजें चलती रहेंगी, ये आस्था के मुद्दे चलते रहेंगे, लेकिन इन चीजों का मायना क्या है ना। आज किसान, आप देखिए अंतिम अरदास में सरकार ने बाकायदा ये वादा किया था कि आज की तारीख तक हम लोगों को न्याय दिलाएंगे।
लेकिन जो अपराधी है उसके हथियार जब्त किए क्या, है ना? आप उससे किस तरह की जांच कर रहे हैं? मंत्री कैसे बना रह सकता है? 120B का मुलजिम, है ना, सरकार का हिस्सा है। ठीक, आपने अपने मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट रख दिए कि किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं जनता के बीच। जल्दी से दीपक झा, समय थोड़ा सा मेरे पास कम है। दीपक झा जी। अब विशाल जी देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है कि पिछले 5 सालों में योगी जी ने क्या किया है, उसके 5 साल पहले अखिलेश यादव ने क्या किया। तो जनता के लिए बहुत स्पष्ट तरीके से मैं बताऊं, अब कोई ऑप्शन नहीं है कि भाजपा को भगा दो और समाजवादी पार्टी को साफ कर दो। अब बसपा जो रही वो उसका न 3 में न 13 वो मोदी जी के साथ गठबंधन करने वाली है। तो अगला लक्ष्य जो है वो कांग्रेस के लिए है, जनता देख रही है। क्योंकि पिछले 2 सालों में अगर आप देखेंगे, देश की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के दुख दर्द में प्रियंका गांधी ही एकमात्र ऐसी नेता रही है जो कि हर जगह जाती रही है, मिलती रही लोगों से। और इन्होंने तो देश को अंधेरे में डाल दिया है। भाजपा ने पूरे देश अंधेरे में जाने के लिए तैयारी कर रहा है। बिजली जाने वाली है, डीजल पेट्रोल महंगाई, तो इन्होंने तो अपने लिए खुद गड्ढा खोद लिया है। और भाजपा प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं आतंकवादी की और फलाना ढिमका कार्रवाई कितने पे किया, कितने लोगों को आपने जेल में डाला। तो ये सवाल नहीं है, क्योंकि जुमलेबाजों का है सरकार और हिंदुओं का खून पीने वाली सरकार है। भाजपा ने हिंदुओं का खून पिया है। देखिए, मुद्दे बहुत बड़े हैं और उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं और सभी पार्टियों की तैयारियां भी आपको नजर आ रही हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। शोपियां के फीरीपोरा इलाके में ये मुठभेड़ जारी है। कल हमारे 5 जवान शहीद हुए। कश्मीर से आतंकियों के खात्मे के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 आतंकियों को सेना ने घेरा है। मुठभेड़ जारी है। शोपियां में ये मुठभेड़ चल रही है, ये एनकाउंटर चल रहा है। दिल्ली के लक्ष्मी से पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार। AK-47 और विस्फोटक बरामद। फर्जी नाम से लक्ष्मी नगर में रह रहा था आतंकी अशरफ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। फीरीपोरा में चल रहा है ऑपरेशन। कल भी शोपियां में मारे गए थे TRF के 3 आतंकी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर NIA की रेड। 16 जगह पर की जा रही है छापेमारी। NIA IB की काउंटर टेरर टीम भी मौजूद। सेना, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी का ज्वाइंट ऑपरेशन। अफगानिस्तान के हालात पर G20 देशों के नेताओं की आज वर्चुअल बैठक। PM मोदी होंगे शामिल। सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकार के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास आज। शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी लखनऊ से लखीमपुर रवाना। स्थानीय किसान भी होंगे शामिल। लखीमपुर हिंसा का एक और आरोपी शेखर भारती गिरफ्तार। वारदात के वक्त काली फॉर्च्यूनर कार चला रहा था। फरार आरोपी अंकित दास का ड्राइवर है शेखर भारती। जम्मू कश्मीर ने वर्षों वर्षों तक आतंकवाद का साया देखा है। उससे मुक्ति पाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ है। माड़िया मैनू अपने पुत्र ते देश वास्ते सीधी पा के गया। इधर दिल्ली में एक पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ है तो उधर कश्मीर से भी बड़ी खबर है। शोपियां में आतंकियों से इस वक्त मुठभेड़ चल रही है।
शोपिया के फीरीपोरा इलाके में यह मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि 2 आतंकियों को सेना ने घेर रखा है। कश्मीर में 2 आतंकियों को सेना ने घेर रखा है। मुठभेड़ जारी है। एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। आतंकियों के खात्मे के लिए सेना का बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है और इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है इसमें 2 आतंकियों को सेना ने घेर रखा है। शोपिया में यह मुठभेड़ जारी है। शोपिया के फीरीपोरा इलाके में आतंकियों से एनकाउंटर जारी है। कल ही हमारे 5 जवान शहीद हुए आतंकियों से एनकाउंटर में और उसके बाद हम देख रहे हैं किस तरह से आतंकियों के खात्मे के लिए सेना बड़े ऑपरेशन चला रही है। खालिद और जानकारी के साथ। खालिद, शोपिया में जो मुठभेड़ जारी है उसे लेकर अभी क्या जानकारी? देखिए, अभी कुछ समय पहले एक दूसरी मुठभेड़ जो शुरू हुई है शोपियां के फेरीपुरा इलाके में, जहां 1 से 2 मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर है। उनको घेर लिया गया है और कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है। एसओपी के तहत पहले उनको भी सरेंडर करने का मौका दिया गया था, लेकिन जब फायरिंग हुई पुलिस के मुताबिक तो उसकी जवाबी कार्रवाई हुई। अभी एनकाउंटर चल रहा है और कुछ ही समय पहले कल शाम को जो एनकाउंटर शुरू हुआ था वहां हरिपुरा में इमाम साहब में, वहां 3 मिलिटेंट को जो है सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जिसमें एक जो मिलिटेंट था वो जो वीरेंद्र पासवान, जो 5 अक्टूबर को यहाँ टारगेट किलिंग हुई थी, उसके किलिंग में शामिल था, ऐसा आईजीपी कश्मीर का कहना है। वो गांदरबल का रहने वाला था, लेकिन अब उस घटना के बाद पुलिस के मुताबिक वो शोपियन शिफ्ट हुआ था, लेकिन वहां उसको घेर लिया गया है। मैं आपको बता दूं, कल पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो कश्मीर में ये 4थी मुठभेड़ है और जम्मू कश्मीर में 5वीं मुठभेड़ है। यहाँ पर अब तक इन 4 मुठभेड़ों में एक अभी चल रही है और पिछली 3 मुठभेड़ों में 5 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। अनंतनाग में एक कल सुबह मारा गया था, बांडीपुरा में, और 3 जो है शोपियन में। वहीं जो टारगेट किलिंग्स हुई है 5 तारीख को, उसमें से 2 लोग जो मोहम्मद शफी लोन और दूसरा जो ये वीरेंद्र पासवान था, इनकी जो केस है। खालिद, मैं आपके पास आऊंगा। आईजी इस वक्त इस घटना को लेकर आईजी का क्या कहना है, जरा ये आपको सुनवाते हैं पहले। 2 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को 3 जगह टेररिस्ट ने अटैक किया था। सुंबल में, बांडीपुरा हो गया, श्रीनगर में 2 जगह, जिसमें टोटल 7 सिविलियन मारे गए थे। और उसके बाद हम लोग ऑपरेशन को एग्रेसिवली लॉन्च करना शुरू कर दिए। श्रीनगर में एक इनकाउंटर हुआ जिसमें एलईटी का एक कैटेगरी का टेररिस्ट मारा गया। फिर बांडीपुर में जो कल मारा गया एलईटी का, टीआरएफ का, जो मतलब 5 अरेस्ट भी हुए उसमें से। फिर अनंतनाग में हम लोग ऑपरेशन लॉन्च किए थे बेरीनाग में, उसमें 1 मिलिटेंट मारा गया, 3 भाग गया। कल शोपियन में 2 जगह लॉन्च किए थे, एक जगह 3 टेररिस्ट एलईटी का मारा गया है, एक अभी फेरीपुरा में 2 टेररिस्ट फंसा हुआ है। एनी टाइम इनकाउंटर शुरू हो जाएगा वहाँ पर। तो अब हम लोग ऑपरेशन और इसी ढंग से जारी रखेंगे। हाँ, गांदरबल का एक टेररिस्ट है, रिसेंटली ज्वाइन किया था, मुख्तार। तो जो एक जो बिहार के जो पासवान जी थे, जो स्ट्रीट हॉकर थे, तो उसको मारने के बाद ये साउथ कश्मीर भाग गया था। तो हम लोग को खबर मिला था, तो उसको हम फॉलो कर रहे थे, इनपुट को करते करते कल इनकाउंटर मारा गया है। जो पहला इनकाउंटर जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए थे, वहाँ से विड्रॉल फोर्स का हो गया, ऑपरेशन खत्म हो गया। दूसरा जो ऑपरेशन हम लोग कॉटन लॉन्च किए फेरीपुरा में, वहाँ 2 टेररिस्ट फंसा हुआ है। तो अभी यानी सर्च शुरू हो जाएगा, फिर इनकाउंटर शुरू हो जाएगा वहाँ पर। तो इस मुठभेड़ को लेकर जानकारी दे रहे थे आईजी विजय कुमार। कश्मीर से आतंकियों के खात्मे के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 4 मुठभेड़ हुई और दिल्ली से भी बड़ी खबर है। दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि यहां से एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस आतंकी को पकड़ा है। आतंकवादी को पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में अली अहमद नूरी के नाम से यह रह रहा था। इसका असली नाम है मोहम्मद अशरफ। पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इसके पास से AK-47 और ग्रेनेड मिला है। देश की राजधानी में AK-47 और ग्रेनेड के साथ पकड़ा जाना किसी आतंकी का, यह अपने आप में बहुत गंभीर और बहुत बड़ा मामला है। किस तरह की इसकी प्लानिंग थी, इसे कौन मदद कर रहा था, फर्जी आई कार्ड बनाने से लेकर हथियार पहुंचाने तक, इसके नेटवर्क में कितने लोग शामिल थे, इन सब चीजों का पता लगाया जा रहा है। तो
दिल्ली में पाकिस्तानी आतंकी पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से इसे पकड़ा गया। दिल्ली में ये अली अहमद नूरी के नाम से रह रहा था, लेकिन इसका असली नाम है मोहम्मद अशरफ। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला, फर्जी आई कार्ड के साथ अपना नाम बदलकर यह दिल्ली में रह रहा था और इसके पास से AK-47 और ग्रेनेड मिला है। इसे किसने फर्जी आई कार्ड दिलाने में मदद करी, इस फर्जी आई कार्ड के सहारे कैसे दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके तक पहुंचा, वहां अपना ठिकाना बनाया, इसकी प्लानिंग क्या थी और उसे अंजाम कब दिया जाना था, इस बात की पूछताछ हो रही है। वेद भूषण साहब जो कि पूर्व ACP हमारे साथ जुड़ रहे, लेकिन उससे पहले मेरे दो सहयोगी नीरज और जितेंद्र मेरे साथ हैं। पहले नीरज बताइए किस तरीके से इनपुट मिला, कैसे पुलिस इस तक पहुंची? मैं आपको बताऊं कि लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को पिछले कई दिनों से ऐसे इनपुट मिल रहे थे कि पाकिस्तानी नेशनल आतंकवादी है जो कि दिल्ली के जो कि लक्ष्मीनगर का इलाका है वहां पर है। उसके बाद में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम में जाकर के उसको गिरफ्तार किया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके पास से जो कि विस्फोटक है वो उसके पास से बरामद हुआ है, हथियार इसके पास से बरामद हुआ है और बताया जा रहा है कि ये भारत में नेपाल के रास्ते आया था। और इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसने आखिरकार जो कि मदद किसने की है, हथियार इसके पास कैसे पहुंचा, उसके पास में गोला बारूद जो है वो आखिरकार कैसे आया। ये बताया जा रहा है कि दिल्ली के कई इलाकों की ये लोग जो है रेकी भी कर चुके थे और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इसके और भी लोग हैं जो कि और भी साथी हैं, उनको लेकर के दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल जो है दिल्ली के तमाम इलाकों में रेड कर रही है। खास करके जो कि लक्ष्मीनगर का इलाका है वहां पर रेड की जा रही है, इसके घर को खंगाला जा रहा है और उसी के साथ में दिल्ली के और भी इलाके हैं जहां पर ये लगातार रेड चल रही है। और सबसे बड़ी कामयाबी है क्योंकि पिछले दिनों लगातार जो कि स्पेशल सेल को और हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको लगातार ऐसे अलर्ट मिल रहे थे कि दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदात हो सकती है और लगातार जो कि आतंकी हैं वो इसको लेकर के अलर्ट पर है और दिल्ली पुलिस भी लगातार अलर्ट पर थी। उसके बाद में इसको अरेस्ट किया गया है और मैं आपको बताऊं कि खुफिया एजेंसियों के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी इससे पूछताछ कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये भारत में आया कैसे और उसके बाद में भारत में आने के बाद में दिल्ली जैसे शहर में ये जो है लक्ष्मीनगर में कैसे पहुंचा, किन लोगों ने इसकी मदद की। यही सवाल है जो मैं वेद भूषण जी से जिनका जवाब चाहूंगा। वेद भूषण जी, आतंकियों के निशाने पर दिल्ली रहती है, प्लानिंग वो करते रहते हैं, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन आपको ये बात हैरान करती है कि कोई आतंकी AK-47 और ग्रेनेड के साथ देश की राजधानी में दाखिल हो जाए? विशाल जी, शकरपुर लक्ष्मीनगर का एरिया मिक्स्ड पॉपुलेशन है, मुस्लिम और हिंदू आबादी वहां पर रहती है और इस तरह के इनपुट तमाम दिल्ली पुलिस को रेड अलर्ट पर रखा गया था। आपने देखा होगा दिल्ली में हर जगह चेकिंग की जा रही थी, होटल्स की चेकिंग की जा रही थी और जो सस्पिशियस हाइडआउट से वहां पर भी चेक किया जा रहा था। ये स्पेशल सेल की एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है। इनके पता लगेगा जल्दी कि इनके कौन लोग इनके मदद कर रहे थे, किस तरह ये जो इनके पास से हथियार मिले हैं, जो AK-47 मिली है, हैंड ग्रेनेड मिला है, वो कहाँ से प्रोक्योर किया गया। अब चूंकि नेपाल के रास्ते से किस रास्ते से आए थे, कौन लोग उसकी मदद कर रहे थे, कौन लोग उसको फाइनेंस कर रहे थे, कौन उसका सपोर्ट ग्रुप था, वो उस मकान जिसमें वो रह रहा था किस तरह उसने किराए पर लिया और किस तरह से कौन लोग उसकी मदद के लिए, चाहे वो पाकिस्तान से सपोर्ट आ रही थी, नेपाल से आ रही थी या लोकल लक्ष्मीनगर शकरपुर में कोई उसका साथी था। आपको याद होगा सीलमपुर, वेलकम, कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पहले भी बड़े टेररिस्ट की अरेस्ट होती रही है और ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है स्पेशल सेल की। उम्मीद है जल्दी सारी चीजों का रहस्य निकलेगा। कश्मीर में जिस तरह से इनोसेंट किलिंग्स हो रही थी तो अंदाज लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान और उनकी जो ISI है या जो उनके एलिमेंट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने की। क्योंकि ठीक है जितेंद्र, जो मेरा सवाल वेद भूषण जी से था वही सवाल है जिसका मुझे जवाब नहीं मिला। इसका पकड़ा जाना ज्यादा बड़ी कामयाबी है या ज्यादा बड़ा ये सवाल है कि इसके पास से AK-47 और ग्रेनेड मिला है देश की राजधानी के अंदर? देखिए विशाल, AK-47 लेकर के कोई अगर आतंकी देश की राजधानी में घुसता है तो ये अपने आप में एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, लेकिन उसमें अच्छी बात यह भी है विशाल कि इसको किसी भी आतंकी हमले को अंजाम देने से पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बात मैं बता दूं आपको कि दिल्ली पुलिस को इस बात का इनपुट मिल चुका था। जो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज है, IB रो, उनके जरिए इस बात की इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने
8 अक्टूबर को ही इस इनपुट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया था और उसके बाद सर्चिंग चल रही थी और 11 तारीख को यानी कि कल रात करीब 9:20 के आसपास इस आतंकी को लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क इलाका है वहां से इसको गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये शास्त्री नगर में रह रहा था और उसके बाद हाइडआउट जो है उसके जो हाइडआउट हैं इसके वहां पर भी छापेमारी की जा रही है। इसके पास से एक इंडियन पासपोर्ट मिला है जो कि फेक है, जिसमें पता इसका शास्त्री नगर का लिखा हुआ था और जहां पर ये रह रहा था। इसके अलावा दिल्ली का जो तुर्कमान इलाका है, तुर्कमान गेट है, वहां पर भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल छापेमारी कर रही है। तुर्कमान गेट जो इलाका है वो मध्य दिल्ली में है, सेंट्रल दिल्ली के अंदर है, जहां पर जो मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा रहती है, हाईली पॉपुलेटेड एरिया है तुर्कमान गेट, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। जो स्पेशल सेल ने इसके पास से एक AK-47 60 जो गोलियां हैं AK-47 की वो बरामद की हैं, 2 हाईली सोफिस्टिकेटेड पिस्टल बरामद की हैं, इसके अलावा 50 गोलियां जो पिस्टल की है वो बरामद की है, एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया है। तो ये जो हथियार है ये बरामद होना ये बताता है कि जो आतंकी थे वो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए थे। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि ये आतंकी कब आया, इस बारे में अभी पुलिस ने खुलासा नहीं किया है क्योंकि अभी पूछताछ चल रही है। कल रात को करीब 9 बजे इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके कोई बाकी आतंकी या स्लीपर सेल या जो इसकी मदद कर रहे थे वो कौन कौन लोग हैं उसको लेकर के छापेमारी चल रही है। जैसा कि बताया कि दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में चल रही है, लक्ष्मी नगर इलाके में चल रही है, शास्त्री नगर इलाके में चल रही है, ताकि तो कई सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। इसकी स्थानीय स्तर पर मदद किसने की, फर्जी आई कार्ड कैसे बना, इसने रहने का ठिकाना कैसे ढूंढा, इसके पास AK-47 और ग्रेनेड कहां से आए और इसकी प्लानिंग क्या थी, इन सभी सवालों के जवाब पूछताछ में सामने आएंगे। तभी इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हो सकता है और किसी बड़ी साजिश को नाकाम किया जा सकता है। अभी यह आतंकी गिरफ्तार हुआ है, इससे और जानकारियां निकलवाई जानी बाकी है। लखीमपुर हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हिंसा के एक और आरोपी शेखर भारती को गिरफ्तार कर लिया है। शेखर भारती फरार आरोपी अंकित दास का ड्राइवर है। जानकारी के मुताबिक वारदात के वक्त शेखर काली रंग की फॉर्च्यूनर कार चला रहा था। पुलिस ने 7 आरोपियों की पहचान की थी, जिसमें 3 की किसानों ने पीट कर हत्या कर दी। बाकी 4 आरोपी लवकुश, आशीष पांडे, आशीष मिश्रा और शेखर भारती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखीमपुर की घटना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, एक और आरोपी गिरफ्तार हो गया है। शेखर भारती इसका नाम है। शेखर भारती फरार आरोपी अंकित दास का ड्राइवर है। शुरुआती जो जानकारी मिली थी इस घटना को लेकर, वारदात के वक्त शेखर काली रंग की फॉर्च्यूनर कार चला रहा था। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के अंतिम अरदास में शामिल होंगी। अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए प्रियंका लखीमपुर पहुंच रही हैं। लखीमपुर में जिस जगह पर हिंसा हुई थी उसके पास ही अंतिम अरदास का आयोजन किया जा रहा है। लखीमपुर के तेकुनिया में अंतिम अरदास और अस्थि कलश यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स भी लगाई गई। और साथ ही लखीमपुर में नेताओं का सियासी मार्च भी जारी है। आज लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास है। इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचने वाली हैं। कल लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रियंका धरने पर भी बैठी थी। मौन व्रत भी रखा था, विरोध जताया था। यूपी में चुनावों के मद्देनजर लखीमपुर के बहाने बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका प्रियंका छोड़ना नहीं चाहती। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.